नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीवीजी घूसकांड के आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद में अब पूरे प्रदेश में बीजेपी आक्रामक दिख रही है और सभी नेता इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कोटा में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता करके कहा कि यदि निम्बाराम को सुप्रीम कोर्ट दोषी सिद्ध कर देता है तो मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को उनकी चीख पुकार सुनकर के बचा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यह ड्रोन इंसान, जानवर और इसके पंखों की आवाज़ में फ़र्क कर सकता है। ट्रायल के दौरान इंसान के चिल्लाने, तालियों और चीखों के टकराने जैसी आवाज़ें इसे सुनाई गईं और टेस्टिंग सफल रही। इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। इंग्लैंड में 21 जुलाई से फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग द 100 का आगाज हो रहा है। यह लीग पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खेली जाएगी। शुक्रवार को खिलाड़ियों के आखिरी सिलेक्शन प्रोसेस वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट का आयोजन होगा। वाइल्ड क्लब ड्राफ्ट के जरिए टीम इंग्लैंड के घरेलू खिलाड़ियों का चयन करेगी और अन्य खिलाड़ी पहले ही चुन लिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सीनियर सेकेंडरी के शेष रह रहे प्रैक्टिकल कराने की अनुमति दे दी है। सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड ने निर्देशित भी किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक पारी में 10-10 स्टूडेंट का बैच बनाकर प्रैक्टिकल कराया जाए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। आप सभी को बता दें कि सचिवालय में रोडवेज की समीक्षा बैठक आज होने वाली है। जहां बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि सचिवालय में रोडवेज की समीक्षा बैठक आज होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोपहर को इसकी बैठक लेंगे, तो वहीं रोडवेज से जुड़े मसलों पर करेंगे विचार विमर्श और साथ ही साथ रोडवेज चेयरमैन समेत कई अधिकारी इसमें शामिल भी होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का दिल्ली प्रवास। जहां बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दिल्ली प्रवास और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो वहीं गुटबाजी, बीवीजी घूसकांड समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और इसी के साथ साथ सतीश पूनिया बुधवार से दिल्ली प्रवास पर हैं। तो वहीं पूनिया कई शीर्ष नेताओं से इस बारे में मुलाकात भी कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार देश के अंदर इस कोरोना महामारी के कारण सभी के टीका तो लगना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, आखिरकार उनके टीकाकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर के कल सरकार ने कुछ चीजें जारी की हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार ने कहा है कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है और बिना सुई वाले टीके इन बच्चों को लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बिना सुई वाले टीके इन पर ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। वहीं इसमें आप सभी को बता दूं जाइकोव डी नामक वैक्सीन की मंजूरी अब मांगी गई है और जैसे ही ये मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही 12 से 18 साल तक के बच्चों को आसानी से यह वैक्सीन लग पाएगी और उनमें भी अब इसका खतरा कम होता हुआ साफ साफ नजर आएगा। लेकिन यह फैसला सरकार को तीसरी लेयर आने से पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लेयर बच्चों के लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेगी और बच्चों पर इसका इफेक्ट कोरोना का ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना होगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि रसोई गैस सिलेंडर, पहले तो लगातार पेट्रोल की दाम बढ़ रहे थे, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार फिर एक बार कल की दिनांक में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह 2 महीने बाद फिर बढ़े हैं और इसमें आप सभी को बता दूं कि 25.50 पैसे रसोई गैस सिलेंडर अब महंगा हो चुका है और वहीं व्यावसायिक सिलेंडर भी अब
76 बढ़ चुका है। जी हाँ, 76 रुपए व्यावसायिक सिलेंडर पर भी बढ़े हैं। तो वहीं 7 महीने में यह छठी बार ऐसा हुआ है जब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर एसीबी सतर्क है और लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे ही कल उन्होंने 14 जगह पर छापेमारी की है जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपए के नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को जब्त भी किया है। जिसमें आप सभी को बता दूं जेडी के एक्सीएन निर्मल कुमावत के 4 ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी मारी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के परिवहन मंत्री के 6 ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी मारी है। तो वहीं जोधपुर के सूरसागर थाना अधिकारी के 4 ठिकानों के ऊपर उन्होंने छापेमारी मार करके कई मात्रा में उनके पास में अपनी प्रॉपर्टी होना बताया गया और इसी के साथ साथ उनके पास से कई रकम भी बरामद की गई और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। आखिरकार जब ये सरकारी डिपार्टमेंट वाले ही ऐसा करेंगे तो फिर आखिरकार आम जनता तक पैसा कैसे पहुंचेगा? और आम जनता तो वैसे ही जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह और नीचे तक जाते हुए साफ साफ इससे नजर आएंगे। चलिए अब एक रुख कर देते हैं कोरोना वायरस की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 75 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी राजस्थान के अंदर हुई है। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 15 कोरोना के नए केस आते हुए नजर आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर सेडवा से सामने आ रही है जहां पर बीएसएफ ने प्रेमी युगल को ताराबंदी के दौरान पकड़ा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। बाड़मेर जिले के सेडवा उपखंड अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गुरुवार को बीएसएफ ने ताराबंदी क्रॉस करने की फिराक में एक प्रेमी युगल को पकड़ा है। प्रेमी युगल के ताराबंदी के पास जाने के पीछे क्या मंशा थी सहित विभिन्न बिंदुओं पर बीएसएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां प्रेमी युगल से पूछताछ कर रही हैं। दोपहर करीब 4 बजे सेडवा थाने के सोमराड़ क्षेत्र का प्रेमी युगल अंतर्राष्ट्रीय ताराबंदी की तरफ जा रहा था। बीएसएफ जवानों ने ताराबंदी से कुछ दूर पहले इन दोनों को पकड़ लिया और इनसे वहां जाने के बारे में पूछताछ भी की जा रही है। बीएसएफ 83 बटालियन के कमांडेंट एमपी सिंह ने बताया कि सोमराड़ का क्षेत्र को एक लड़का लड़की को बीएसएफ जवानों ने पकड़ा है। बीएसएफ अभी दोनों से पूछताछ कर रही है। लड़का और लड़की दोनों की किसी और से शादी हो चुकी है। युवक ताजाराम पुत्र प्रताप पाराम और युवती सोनी पत्नी बुद्धाराम दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो उनके परिजन भी पीछे पीछे आ रहे थे। आज बीएसएफ की तरफ से दीपला चेक पोस्ट पे एक लड़का और लड़की मिले थे जिनको लाके यहाँ थाने में पेश किया। तो लड़के लड़की से पूछताछ की थी। सोमराड़ गाँव के रहने वाले हैं। दोनों आपस में प्रेम कर सके हिसाब से गाँव से निकल गए थे। दीपला के पास पहुँचे तो पूरे गाँव वालों को पता लगा तो उन्होंने पीछा किया। तो इधर के हमारे बीएसएफ की मदद मांगने के हिसाब से बीएसएफ की तरफ गए। बीएसएफ ने उनको रिकवर किया, मेडिकल दवाए और थाना में लाकर पेश किया। वहीं पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटरस्टेट चैंपियनशिप एथलेटिक के मुकाबले के अंदर स्वर्ण पदक जीतने पर सिवानी मंडी में उनका स्वागत सम्मान किया गया। पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले सेना के जवान कृष्ण ओला का सिवानी उपमंडल के अपने पैतृक गांव ढाणी मीठी पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत करने का प्रोग्राम बनाया और खुली गाड़ी में बैंड बाजे के साथ सिवानी शहर के मुख्य बाजार में जुलूस भी निकाला है। शहर के लोगों ने भी कृष्ण कुमार का स्वर्ण पदक हासिल करने पर जगह जगह स्वागत सम्मान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रमोद कुमार बेनीवाल ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर प्रदीप ओला के पुत्र कृष्ण कुमार आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहा है, खेल में हिस्सा ले रहा है और उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक हासिल कर अपने गांव ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कृष्ण के पिता टैक्सी ड्राइवर प्रदीप ओला ने बताया कि अब 25 से 29 जून तक पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
कृष्ण कुमार ओला ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 800 मीटर दौड़ को 1 मिनट 50.12 सेकंड में पूरा किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। साथ ही बताया कि इससे पहले भी कृष्ण कुमार ने मार्च में फेडरेशन कप में भी स्वर्ण पदक जीता था और इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता सेना के जवान कृष्ण कुमार ने न्यूज़ 19 से खास बातचीत में बताया है कि मैंने जो मुकाम हासिल किया इसमें मेरे कोच जयवीर सिंह द्वारा बताए गए गुर और मेरे परिजनों का आशीर्वाद से संभव हुआ और उन्होंने कहा कि मेरा अगला लक्ष्य 2022 में ओलंपिक खेलों रहेगा। सर कौन सी प्रतियोगिता में जीत कर आए हैं, क्या कार्यक्रम? जी सर ओवरऑल नेशनल चैंपियनशिप सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पटियाला में अभी इस साल में दूसरी बार गोल्ड किया है सर। पहले मार्च में मैंने 29 मार्च को पटियाला में सीनियर फेडरेशन कप में गोल्ड किया था 800 मीटर में और अभी मैंने इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में फिर गोल्ड किया। अभी मैं आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे सर अभी मैं और भी ज़्यादा बढ़िया मेहनत करूँगा सर। मेरा मार्च में 140.48 टाइम था मेरा 800 का और 147.00 एशियन चैंपियनशिप क्वालिफाई एशियन गेम 2022 में जो होने हैं, मैं उसकी और भी अच्छी मेहनत करूँगा सर और उसमें बढ़िया करूँगा सर, मेडल लेके आऊँगा। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके पुत्र ने क्षेत्र में पहली बार को सोना बच्चा लेकर आया है। बच्चे की मेहनत रंग लाई है सर, इसका हौसला है जी और आगे भी ये करता रहे, हम भी इसके साथ हैं जी। जो बच्चे की इच्छा है उसके अनुसार हम बच्चे के साथ हैं। वही खबर करौली से आ रही है, जहां करौली के विक्टोरिया क्रॉस में कैप्टन कमल राम गुज्जर के 39वें पुण्यतिथि पर कर्नल देवानंद गुज्जर ने अपने उद्बोधन में उनके वीरता की कहानी पूरे विस्तार पूर्वक सुनाई। 1944 में विश्व का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मात्र 19 साल की आयु में प्राप्त करने वाले राजस्थान के करौली जिले में टोंका खेड़ा गांव के रहने वाले मां भारती के वीर गुज्जर पुत्र कैप्टन कमल राम की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कर्नल देवानंद गुज्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुज्जर महासभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सूरजो देवी धर्मपत्नी विक्टोरिया क्रॉस कमलाराम द्वारा वीर सैनिक की मूर्ति पर माला चढ़ाकर की गई। वहीं कर्नल देवानंद गुज्जर ने अपने उद्बोधन में विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार कैप्टन कमल राम ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए वीरता के झंडे गाड़े व द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में गारी नदी पार करके दुश्मन को नस्त नाबूद किया। इस मौके पर बोलते हुए कर्नल ने कहा कि आज तक सरकार और समाज की अनदेखी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार विजेता होने के बावजूद कैप्टन कमल राम गुज्जर को 75 वर्षों से ज्यादा उचित सम्मान से वंचित रखा गया और सरकार से मांग रखी कि कमल को करौली सरकारी महाविद्यालय का नामकरण कमल राम गुज्जर विक्टोरिया क्रॉस के नाम पर होना चाहिए व जयपुर तथा दिल्ली में किसी भी मुख्य सड़क व सर्कल का नामकरण कमल राम गुज्जर के नाम पे होना चाहिए। वहां उपस्थित जनसमूह ने सर्वसम्मति से 19 दिसंबर को कैप्टन कमल राम गुज्जर के जन्मदिवस के अवसर पर उनके जन्म स्थान पर मूर्ति लगाने के फैसले पर मुहर लगाई एवं उम्मीद जताई कि युवाओं को देश सेवा एवं बलिदान की प्रेरणा मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पीवीजी घूसकांड में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ एसीबी के मामला दर्ज होने के बाद अब पूरे प्रदेश में बीजेपी आक्रामक दिख रही है। सभी नेता इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोटा में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व राजगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता करके कहा कि यदि निम्बाराम को सुप्रीम कोर्ट दोषी सिद्ध करता है तो मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। देश में गुरुवार को 46,000 से अधिक मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 58,000 ठीक हुए हैं और 843 की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13,000 की कमी आई है। अब लगभग 5,04,000 के करीब मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य को कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी लगभग 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें कोरेगांव में चिमनगांव स्थित चीनी मिल का जमीन, इमारत, प्लांट व मशीन शामिल है। ये प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीदी गई थी। इस मामले में अजित पवार ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है और उनकी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।
मानसून की शुरुआती झमाझम में मिली राहत के बाद गर्म हवाओं ने मुश्किल खड़ी कर दी। पिछले 2 सप्ताह से मानसून अटका हुआ है। गर्मी लौट आई है। उत्तर भारत के राज्यों में पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सेक्सटॉर्शन से जुड़े पहली रिपोर्ट में आपने पढ़ा कि जैसे राजस्थान भरतपुर का मेवात इलाका इस क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है और इसके साथ ही इजी मनी से मेवात के गांव पर क्या असर डाला है। घर घर में हो रहे ठगी के धंधे की पड़ताल करने के लिए भरतपुर के खो और सीकरी थाने के कई गांव आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। हर रोज आने वाले मामले इस हफ्ते 40,000 के स्तर पर आ गए हैं। लोग मौतों का आंकड़ा उस तरह से नहीं घट रहा जैसे केस घट रहे हैं। बुधवार को 48,000 से ज्यादा नए केस आए, वहीं 1,000 के करीब कोरोना संक्रमित की जान चली गई। नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से गंभीर संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्किंग की सलाह दी जा रही है। डबल मास्किंग यानी एक के साथ 2 मास्क पहनना। इसके लिए सर्जिकल मास्क होता है और एक कपड़े का मास्क तो यूजेबल होता है, यानी इसे धोकर दोबारा पहन सकते हैं, लेकिन सर्जिकल मास्क को धो नहीं सकते। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहले कोलंबो में एंजॉय कर रही है। कप्तान शिखर धवन और कप्तान भुवनेश्वर कुमार सहित 20 खिलाड़ी गुरुवार को स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए। टीम के 13 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों का वनडे सीरीज खेलनी है। इसके बाद टीम 3 मैच की T20 सीरीज भी खेलेगी। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। चलिए अब एक रुख कर देते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि लगातार राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी भ्रष्टाचार को नजर में रखते हुए एसीबी ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एसीबी ने 14 ठिकानों के ऊपर छापेमारी मारते हुए करोड़ों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों को जब्त भी किया है, जिसके अंतर्गत और कोई नहीं, यह सभी सरकारी आदमी हैं जिनके ऊपर छापेमारी मारी गई है, जिसके अंतर्गत जेडी के एक्सीएन निर्मल कुमार के 4 ठिकानों के ऊपर छापेमारी मारी गई, तो वहीं चित्तौड़गढ़ के परिवहन मंत्री के 6 ठिकानों के ऊपर छापेमारी मारी गई और वहीं जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी के 4 ठिकानों के ऊपर छापेमारी मार करके कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों को जब्त भी किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किसके पास से कितनी संपत्ति को जब्त किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को प्रदेश में 3 अधिकारियों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापामारी की है। तलाशी में एसीबी को नकदी, आभूषण और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। कार्रवाई से पहले एसीबी ने तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की एफआईआर दर्ज भी की थी और एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जयपुर में जेडीए के अधिशासी अभियंता निर्मल कुमार गोयल के 4 ठिकानों पर, तो चित्तौड़गढ़ के परिवहन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा के 6 ठिकानों पर और जोधपुर में सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के 4 ठिकानों पर सुबह करीब 7:30 बजे एक साथ सर्च शुरू हुआ। एसीबी 1 साल से इनकी जानकारी भी जुटा रही थी। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि एक्सीएन निर्मल कुमार गोयल के पास से वैध आय से 1450% अधिक संपत्ति होना पाया गया है। लंबे समय से पृथ्वीराज नगर जोन के एक्सीएन गोयल के यहाँ सेवाकाल में खर्च व परिसंपत्तियों पर करीब 6 करोड़ का निवेश करना पाया गया, जो कि उनकी वैध आय का लगभग 1450% अधिक है। वहीं अगर हम बात करें तो पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा आय से 333% अधिक संपत्ति पाई गई है। जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के जोधपुर, गोपालगढ़ व बीकानेर स्थित 4 स्थानों पर कार्रवाई की गई और 4.43 करोड़ रुपए का निवेश करना पाया गया, जो वैध आय का 333% अधिक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी मनीष के जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर में 6 ठिकानों पर सर्च की गई कार्रवाई चल रही है। मनीष के अपने सेवाकाल में खर्च व परिसंपत्तियों पर 1.84 करोड़ रुपए का निवेश करना पाया गया, जो वैध आय से 232% अधिक है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की नजर डालते हैं।
हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव जयधर के नजदीकी पश्चिमी यमुना नहर के नहाते वक्त गुरुवार दोपहर बाद 3 युवक डूब गए। छछरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक का शव बरामद किया गया, जबकि 2 युवकों की देर शाम तक पुलिस नहर में तलाश कर रही थी। नहर में नहा रहे किशोर ने युवकों के डूबने की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को दी। पानीपत के गांव उरलाना कला में बाइक सवार 2 बदमाशों ने देसी पिस्तौल के बल पर शराब ठेके के सेल्समैन से 6000 रुपए, मोबाइल व शराब की 14 बोतलें लूट ली। सेल्समैन नहाने के बाद वापस ठेके पर जा रहा था, तभी दोनों बदमाशों ने उसके पीछे से पकड़कर काबू कर लिया। लूटपाट के बाद बदमाश बाहर से ठेके को बंद कर गए। सेल्समैन की आवाज सुनकर आए युवक ने उसे बाहर निकाला और 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की है। पानीपत के लोग बीते दिनों बढ़ रहे तापमान और लू से परेशान हैं। शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल छाने और कारण सुबह से समय गर्मी कुछ राहत मिली। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को बारिश होने की 10% उम्मीद है। मौसम विभाग ने शाम के समय धूल भरी आंधी चलने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अपराध अनुसंधान शाखा रेवाड़ी पुलिस ने जिले में 10 दिनों के अंदर वाहन चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके उसे 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 11 जून की रात को पुलिस के नाइट डोमिनेशन के दौरान ही सेक्टर 4 से घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार को चुरा ले गए। आरोपियों ने जिला में वाहन चोरी की कुल 5 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है, जिसमें 2 कार और 3 ट्रैक्टर चुरा कर यहाँ से ले गए। सीआईए ने आरोपियों से चोरी की गई ब्रेजा कार के साथ एक देसी कट्टा कारतूस के साथ 16 मास्टर चाबियों के साथ गाड़ी स्टार्ट करने के उपकरण बरामद किए। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड प्लॉट आवंटन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। आरोपी तय किए जाने से खिलाफ एजेएल और हुड्डा की याचिका पर गुरुवार को प्राथमिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंचकुला स्थित विशेष अदालत की कार्रवाई कर अगले आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए। याचिका में 16 अप्रैल को पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले खारिज करने की मांग की गई, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 420, 120B व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए थे। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। Good morning, hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. India recorded 46,670 new cases of the total novel coronavirus, along with 853 deaths due to the infection in the past 24 hours. According to the data shared by the Union Health Minister on Friday, the country saw a total 59,384 discharges in the last 24 hours. The total active cases of COVID-19 in India has now mounted to 5 lakhs and 9,637, the data showed. The total death toll in the country is more than 4 lakhs. India can Friday become the 3rd country after the US and Brazil to cross 4 lakh deaths due to the COVID pandemic. A drone was sighted near the international border in Arnia sector of Jammu Kashmir on Friday morning. This is the 5th time when such an activity has been reported in Jammu. The unnamed aerial vehicle has been found around 5:20 a.m. near the fence. The border security forces personnel fired at the drone. The drone didn't cross the border and remained to the Pakistan side of the international border. Delhi on Thursday sizzled under the hot wave condition with the maximum temperature settling at 43 degrees Celsius. According to the Indian Meteorological Department, heat wave condition will persist in the national capital today with the maximum temperature hovering around 41 degrees Celsius. Thursday maximum temperature was highest in July in the national capital in the last 19 years. Earlier on July 1st, 1931, the city's maximum temperature settled at 45 degrees Celsius. The previous high was recorded on July 2, 2012, when the temperature soared at 43.5 degrees Celsius. BSP Supremo Mayawati has called Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav as selfish in a series of tweets shared on Friday morning. Mayawati said that Akhilesh Yadav has no option but to go with the small parties in upcoming assembly election in the state. Mayawati said that the SP's decision reflects its helplessness as major parties have been avoiding it due to the bitter experience. In view of bitter experiences, Samajwadi Party, due to this very selfish, narrow and especially anti-Dalit thinking and working style, are prominent and the major parties avoided Sapa. This is well known. That is why the upcoming Uttar Pradesh assembly election, this party will not fight with any major party but only with the help of alliance with a smaller party. If saying this is not the helplessness of Sapa, then what is it? She asked. Akhilesh Yadav had on Thursday ruled out any alliances with major party in 2022 assembly polls and has openly said his party will go with smaller parties.
Indian off-spinner Ravichandran Ashwin admitted that it wasn't easy for the New Zealand celebrate the World Test Championship title as sound like a war cry. Ashwin, who recalled India's 8-wicket win in Marquee Class last month, highlighted the most side of having a room match venue and said that the Kiwis didn't stop celebrating the win until midnight in the rain-marred Test as umpire ball. New Zealand went to defeat India by 8 wickets to the clinch and the miss and end of the long drought of ICC silver wave. Chasing a modest 139-run target on the reserve day, the sun smiled down in the Kane Williamson as he and Ross Taylor stirred New Zealand past the finish line with quite a few overs of spare. After the match, New Zealand have this custom of celebrating with a trophy and a few drinks in the dressing room. It was tough to see. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वहीं बजट 2021 और 22 के अंदर जो घोषणाएं की गई थी उसके अनुसार अब 8 नए न्यायालय जल्द ही खोले जाएंगे। विधानसभा में राज्य बजट वर्ष 2021-22 बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रम में राज्य में 8 नए न्यायालय शीघ्र खोले जाएंगे। इसके लिए नए नवीन न्यायालयों को में स्टाफ खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने तथा बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और भरतपुर के उज्जैन में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। और इसी प्रकार नागौर जिले की कुचामन सिटी एवं लाडनू, टोंक के निवाई तथा जयपुर महानगर में प्रथम में बस्सी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उल्लेखनीय तो यह भी है कि घोषित विभिन्न श्रेणी के कुल 62 में से 48 न्यायालयों की स्थापना के लिए पहले ही अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं और इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में आसानी होगी और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के कांवटिया हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन को लेकर के हंगामा देखने को मिल रहा है और यह हंगामे में आप सभी को बता दूं कि वहां पर भारी मात्रा में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहां पर पर्ची काट करके वैक्सीन लगाई जा रही है। और साथ ही साथ क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। ये क्या हो रहा है मैडम? क्या करें तो हम तो खुद ही कंट्रोल करने में फिर ये क्या हो रहा है? तो हम क्या करें? एक्चुअली इस वाले डोर से तो घुसा दिया गया है लोगों को और यहाँ नहीं, ये अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या? सब जानकार के कर रहे हैं, सब जानकार। हमारा कुछ नहीं। सबसे पहले नंबर पे वो 3 बच्चे थे, उनकी कोचिंग के 3 बजे वो बेचारी चली गई। एक सेकंड, ये जो अंदर लगे हुए हैं इनका, ये जो अंदर लगे हुए हैं इनका कोई लाइन है? ये बात करने को तैयार नहीं है। को बाहर लाइन में 4 घंटे से खड़ा कर रखा था, टोकन नहीं दिया गया। यहाँ पे ये टोकन मेरे हाथ में है, मुझे 4.5 घंटे से खड़ा हूँ मैं सेकंड डोज के लिए, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। और यहाँ पे है ना, बाहर से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर के साथ में आ रहे हैं और सब लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे वैक्सीन लगा के बाहर चले जाते हैं। आप इसको दिखाओ मैडम, जाके आप है ना गहलोत साहब को दिखाओ, रघु शर्मा जी को दिखाओ। पर्ची फाड़ दी, इनकी पर्ची फाड़ दी गई है। ये साहब ने फाड़ी है इनकी पर्ची। उन्होंने कहा कि आधार से बोल रहे हैं, आधार कार्ड भी देगा तो आधार कार्ड ही फाड़ दूंगा। सर आपका नाम? आधार कार्ड ही फाड़ दूंगा। आपका नाम? रिजवान। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? अरे तो मैंने एक बात बताइए, मेरा अकेला मेरे हाथ में नहीं है, अगर मुझे अलाउ कर दो। आप इतनी भीड़ में, आप भी समझदार हो, आप देख नहीं रहे हो क्या? ये प्रॉब्लम आप देख नहीं रहे हो क्या? ये प्रॉब्लम क्या? बात सुनिए, आप देख नहीं रहे हो क्या? क्या है? प्रॉब्लम ये है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? ये गार्ड का, गार्ड को बोलो आप जाके। मेरा मैं हूँ ऑपरेटर, मेरे अकेले में हाथ है। सर हमसे ये बात हुई है, उन्होंने अपने 8 आदमियों का तो कर दिया इन्होंने और उसके बाद बंद कर दिया। चाहूंगी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और इतना भीड़ लगा हुआ है, पर्ची के हिसाब से जो होता है वो क्यों नहीं हो रहा काम? मैम आपके बात ठीक है, लेकिन इतनी अब आप कंट्रोल के लिए देखो, दोनों तरफ लोग करते हैं ना। कंट्रोल के लिए, बट इतनी भीड़ क्यों है? दोनों तरफ लोग करते हैं, पब्लिक को समझा सकते हैं, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करते। तो 4 दिन बाद बुलाना उनको, 2 दिन बाद बुलाना। अब जिनको आज टोकन मिल गए वो तो आएंगे ना मैम। वो आएंगे, लेकिन उनको भीड़ से कम रखो ना, ये बीमारी फैलेगी। 18 से ऊपर है, समझता है, लेकिन अभी आपके सामने हमने समझाइश कर दी। सर आपका नाम? कहाँ से हो? मैं यही हूँ चौकी पे, अपने इंदिरा रसोई वहाँ ड्यूटी पे। जयपुर के कांवटिया हॉस्पिटल शास्त्री नगर में
वैक्सीन के नाम पर मांगे जा रहे हैं पैसे। कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है और जनता इसमें परेशान भी हो रही है। बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ चिंता यह है कि लाइन में लंबी कतार में खड़े बुजुर्ग महिलाएं तपती धूप में वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हैं, पर डॉक्टर का पता नहीं, ना ही कर्मचारी एसी के अंदर बैठ करके डॉक्टर नाश्ता पानी कर रहे हैं। जब जन विरोध चालू किया गया तो डॉक्टर ने पर्ची नहीं बना रहे। जो व्यक्ति पैसे दे रहा है उन व्यक्तियों की पर्ची बना करके 100 रुपये में दी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमले समझौते को आज पूरे 49 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि पाकिस्तान ने न जाने कितनी ही बार इस समझौते का उल्लंघन किया है। आज हम आपको बताएंगे शिमला समझौता की पूरी कहानी। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता दुनिया भर में जग जाहिर है। युद्ध के मोर्चों पर पाकिस्तान ने जितनी बार भी नापाक पहल की, उसे हर बार मात ही मिली है। बीते 7 दशकों में न जाने कितनी बार पाकिस्तान ने कई बार घुसपैठ और कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ये सब तब कर रहा है जबकि दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे दुनिया शिमला समझौते के नाम से जानती है, जो 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। साल 1971 में भारत पाकिस्तान को वो जख्म दिया जो उसे हमेशा दर्द देता रहेगा। ये उस दौर की बात है जब आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। साल 1971 में हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और बांग्लादेश नाम के साथ देश का जन्म हुआ। दरअसल ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान में अलग राष्ट्र की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार वहीं चरम पर था। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जिससे बचने के लिए लाखों शरणार्थी भारत में शरण लेने पहुंचे, जिसके बाद साल 1971 में आखिर में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद का फैसला लिया। दरअसल मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की मांग करने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ये युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हो गया, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं भारत फौज ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके तो पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। उधर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पर दबाव बढ़ रहा था। उन्हें एहसास था कि इसके बदले उन्हें देश की आवाम का विरोध झेलना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात कर समझौते का संदेश भिजवाया, जिसके लिए 28 जून से 2 जुलाई तक शिमला शिखर वार्ता का कार्यक्रम तय हुआ। 28 जून से तय कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ प्रतिनिधिमंडल शिमला पहुंचा। इंदिरा गांधी पहले से ही शिमला में मौजूद थी। कहते हैं कि समझौते के लिए भारत ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान ने ऐतराज किया था, लेकिन इंदिरा गांधी अड़ी रही। 2 जुलाई को पाक प्रतिनिधिमंडल के लिए विदाई भोज रखा गया। बात बनते और बिगड़ते के बीच लगा अब कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन तभी रात 10 बजे राजभवन में हलचल बढ़ने लगी। भुट्टो और इंदिरा के बीच 1 घंटे की बातचीत के बाद तय हुआ कि समझौता होगा, अभी होगा। आनन फानन में समझौते के कागजात तैयार किए गए। वहां मौजूद पत्रकारों ने ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को समझौते पर हस्ताक्षर करने की कलम दी। उस दौरान इस समझौते के बाद भारत ने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया। 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम की रेखा को दी गई नियंत्रण रेखा की मान्यता, वही युद्ध में हासिल की गई जमीन भारत ने पाकिस्तान को लौटा दी। पाकिस्तान बांग्लादेश को ये मान्यता देगा और वहीं कश्मीर को लेकर भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत की मध्यस्थता या तीसरा पक्ष नहीं होगा। यह भारत और पाकिस्तान का मामला होगा और सिर्फ दोनों ही देश इस पर बातचीत करेंगे। अन्य मसलों पर भी दोनों देश ही बातचीत करेंगे। दोनों देश रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। शिमला समझौते पर पाकिस्तान ने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन वह समझौता जैसे उसके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। शिमला समझौते पर आज 39 साल हो गए हैं, लेकिन इस बीते सालों में पाकिस्तान की तरफ से न जाने कितनी बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ। समझौते में नियंत्रण रेखा का भी जिक्र था, लेकिन फिर भी साल 1999 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की
और एक बार फिर मुंह की खाई। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी दुनिया भर में होती रही है। 26/11 के मुंबई हमले से लेकर पुलवामा और देश भर में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान कई बार बेनकाब हुआ है, जो कि सीधे सीधे शिमला समझौते का उल्लंघन है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आर्थिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। वहीं कल आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई नगर पालिका के अंदर जमकर हंगामा हुआ था और जिसको लेकर के दोनों पार्षद आमने सामने भी हो गए थे। लेकिन इसी को लेकर के आप सभी को बता दूं कि पार्षद रामेश्वर गुर्जर का आखिर इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। भारत देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान के अंदर बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र का भी आधा दर्जन से या 1.5 दर्जन से अधिक पार्षदों ने ज्ञापन सौंपने आए। विरोध भी देखने को मिला और तानाशाही रवैया अधिकारियों को देखने मिला। क्या कहना होगा, आप भी नाराज थे? नाराज इसी बात को लेकर थे ना भाई, आप ज्ञापन दे रहे हो तो 40 के पार्षदों को बुलाना चाहिए था, सबसे राय लेकर थे कि भाई अपन ये करना चाह रहे हैं। हम अधिकारियों को सूचना करते, कल हम ज्ञापन देंगे। चेयरमैन को कहते बिना सूचना के, अब चेयरमैन अपने वार्डों में घूम रहे हैं, वो विकास काम करते घूम रहे हैं, वे कहाँ टंकी बनी है कहाँ नहीं बनी है, वो एक वार्ड में घूमते हैं सुबह शाम तक। वो लग रहे हैं विधायक महोदय अपना काम कर रहे हैं। बांदी की समस्या पानी की बहुत तकड़ी थी, उसको विधायक महोदय के प्रयास से वो पूरी हो गई। बाईपास ये अपने अंडर बाईपास का ये चल रहा है, आगरा गेट फाटक पे कितने 2.5-3 घंटे खड़े रहना पड़ जाता है, उसके लिए विधायक महोदय पूरे प्रयास करते हैं और उसमें वो काम कर रहे हैं। अब ये पार्षदों का आरोप है कि जो निर्माणाधीन टंकी थी, निर्माण होने के बाद बस्त होगी, क्या घटिया सामग्री का उपयोग किया गया? ऐसा है, उसमें जो भी घटिया किस्म को हुई है उसकी जांच होगी। भुगतान जब भी होगा जब सारे पार्षद लिख के दे देंगे भाई मेरे यहाँ टंकी सही बनी हुई है और पानी कहीं भी लीकेज नहीं है, तब उसका भुगतान होगा, वरना उनका भुगतान ही नहीं होगा किसी का। कहीं ना कहीं आप भी नाराज देखे, गुटबाजी की भी है, तकरार भी नहीं, गुटबाजी इसलिए कर रहे हैं, गुटबाजी करने वाला गलत है। अब यहाँ आप ही करें, हमारे साथ यहाँ 9 पार्षद है मात्र, बाकी पार्षद में तो है ही नहीं। 9 एक तरफ 31 पार्षद बाहर हैं। क्यों भाई, आप सबको इतला करते, हम 40 इकट्ठे कर देते ये अगर कहते तो। कल इन्होंने जो योजना सुबह से बना रहे हैं, 5 दिन पहले से योजना बनी होगी, उसके बाद ये क्रियान्वित कर रहे होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जब यहाँ घुसा तो मुझे पता लगा ये हो रहा है। क्या आपको भी दूरभाष पर सूचना दी गई, ऐसा कई पार्षद कह? ऐसा कोई दूरभाष पर जो बात हुई थी, उन्होंने खुद मेरी से बात हुई थी, महेंद्र भाई से, हमारे भाणजा है पार्षद महोदय, इन्होंने से कुलदीप डोई को उन्होंने बुलाया था। कुलदीप डोई से मेरे पास बैठा हुआ था, कुलदीप डोई ने कहा कि साहब मेरे को बुलाया, मैं आप बुलाया आप जाओ। मैंने इनको फ़ोन किया उसी के फ़ोन से, कुलदीप डोई के फ़ोन से, तब इन्होंने केवल इसी को बुलाया था। मेरे को ये भी नहीं कहा कि मामा आपको आना है, यहाँ पर कुछ योजना बना रहे हैं। इन्होंने कहा मामा आपसे बैठ के बाद में बात करें। क्या 8 सूत्रीय मांग जो आज पार्षदों ने रखी, क्या उससे आप सहमत हैं? जो भी मांग रखी है, मांग के हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, मांग रखनी चाहिए, हम इनके साथ हैं, लेकिन तरीके तो ये हो ना, ये तरीका गलत है कि आप उसका किसी का आप आरोप लगाना चाह रहे हो, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये हमारे घर की लड़ाई है, अगर अधिकारी भी हमारा ही है, चेयरमैन भी हमारा ही है, कर्मचारी हमारे ही है, हम इनको सबसे प्यार में, हाँ कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 100% करेंगे और हम सारे 40 पार्षद एक साथ रहेंगे। सब पार्टों में विकास होना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं। केवल लड़ाई इसी बात के लिए कि जिसमें चंद लोग अपना हीरो बनना चाहते हैं, हम किसी को हीरो नहीं बनना देंगे। 40 के 40 पार्षद हीरो रहेंगे, एक भी पार्षद लड़का नहीं है। आपने कहा कि आगरा फाटक की समस्या का समाधान के लिए विधायक महोदय, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार के सांसद हरीशचंद्र मीणा ने इस फाटक की समस्या को दूर करने का काफ़ी मुद्दा भी केंद्र सरकार के पास गया। उन्होंने आज 2 फाटक खुलने ओपन दोनों साइडों से चालू हुए। अब क्या रणनीति रहेगी? देखो उनका काम वो करेंगे, भाई बीजेपी वाले वो भी प्रयास करेंगे। गांधी के विकास के लिए तो बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं, सबको मिलकर करना है। भाई चुनाव आएंगे, हम अपनी पार्टी को काम करेंगे, मैं कांग्रेस का करूँगा, भाई साहब बीजेपी का करेंगे, लेकिन विकास के लिए हम सब एक हैं और विकास में कोई मुद्दा नहीं है। सांसद महोदय को भी चाहिए कि वो यहाँ का बांदी के विकास पर ध्यान दें, विधायक महोदय को चाहिए ध्यान दें, और मैं नहीं समझता कि मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। सांसद भी ठीक है, विकास पे अपने जुझारू हुए, विकास करने सारी अच्छी बात है, विधायक को मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और ये फैसला तो जनता करेगी बाद में। हम हमारी पार्टी से बंधे हुए हैं, हम कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी में रहेंगे, लेकिन विकास के मुद्दे में पूरी बांदी को एक है। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, वार्ड नंबर 40। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और जयपुर के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को पैसेंजर की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब लगातार हो रही कोरोना के केसों में कमी को देखते हुए वापस उसे पटरी पर दौड़ाने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद पैसेंजरों की संख्या कम होने के कारण 27 अप्रैल से बंद हुई जयपुर दिल्ली के बीच चलने वाली
डबल डेकर ट्रेन एक बार फिर पटरी पर चलती दिखी। इसके अलावा रेलवे की ओर से प्रदेश के अलग अलग शहरों से कई ट्रेनों को जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू करे गए। इसमें खजुराहो, विशाखापट्टनम सहित अन्य शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि जयपुर दिल्ली के बीच 5 जुलाई से डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन अपने पुराने समय के अनुसार चलेगी। इसके अलावा 8 जुलाई से हर शनिवार को जोधपुर से विशाखापट्टनम के बीच सप्ताह की एक बार ट्रेन चलाई जाएगी, जो वाया जयपुर होकर चलेगी। जयपुर से विशाखापट्टनम के लिए ये ट्रेन शनिवार रात 1:30 बजे चलेगी, जो सवाई माधोपुर, कोटा, 12 होते हुए विशाखापट्टनम जाएगी। उदयपुर से आगरा चलने वाली गाड़ी संख्या 09666 को 5 जुलाई को अब आगरा से आगे खजुराहो तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन पहले उदयपुर खजुराहो के बीच चलती थी, लेकिन लॉकडाउन में पैसेंजर कम होने के कारण ट्रेन का संचालन आगरा तक का ही किया जा रहा था। इसके अलावा 5 जुलाई से श्रीगंगानगर से भटिंडा, 6 जुलाई से हर मंगलवार और शनिवार बीकानेर से नई दिल्ली, 9 जुलाई से हर शुक्रवार को गंगानगर से नांदेड़, 6 जुलाई से प्रतिदिन जयपुर से हिसार के बीच ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वही खबर दौसा जिले से आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आज मेहंदीपुर बालाजी के पट खुल चुके हैं और आज इसी के चलते हुए सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक यह पट खुले रहेंगे और सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि वहाँ पे और क्या कुछ चल रहा है। उत्तर भारत के बड़े मंदिरों में शामिल प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट 77 दिन बाद में शुक्रवार को खुल चुके हैं। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज के सानिध्य में अल सुबह मंगला आरती हुई। मंदिर के पंडितों ने बालाजी महाराज का पंचामृत अभिषेक कर सोने का चोला भी चढ़ाया। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। शाम को 4 बजे तक ही दर्शन किए गए। वहीं कोरोना महामारी के चलते हुए 15 अप्रैल से 2.5 माह बंद रहे आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को कलेक्टर के निर्देश के बाद में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यहाँ सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं मंदिर खोले जाने की स्वीकृति को लेकर श्रद्धालुओं सहित कोरोना की मार झेल रहे होटल, धर्मशाला, वहीं संचालकों व दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने भी कमर कसी है और ट्रस्ट द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। मंदिर में फूल माला व प्रसाद ले जाने पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है और इसी के अलावा मंदिर प्रांगण में पुजारियों व सेवादारों को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही इसके अलावा मंदिर में सभी प्रवेश द्वार, निकास और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद होने के कारण 2.5 माह से बेरोजगार बैठे मेहंदीपुर बालाजी के होटल, धर्मशाला संचालकों, दुकानदारों व व्यापारियों ने गुरुवार से बालाजी दरबार खोले जाने की घोषणा के साथ ही राहत की सांस भी ली है। इससे पहले मंदिर खोलने को लेकर गुरुवार को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रबंधन व जिला परिषद के बीच हुई चर्चा के बाद कलेक्टर पीयूष समरिया ने मंदिर के पट खोलने की अनुमति दी थी। कलेक्टर ने मंदिर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के बयान का स्वागत किया है। आपको बता दें कि शरद पवार ने अपने बयान में बोला था कि कृषि कानूनों को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके कुछ बिंदुओं को बदलने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के बयान का स्वागत किया है। शरद पवार ने अपने एक बयान में कहा था कि कृषि कानूनों को बदलने की बजाय उनके कुछ बिंदुओं में बदलाव किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि भारत सरकार कृषि कानूनों के बिंदुओं में संशोधन को तैयार है, लेकिन तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि बातचीत हो और किसान अपना आंदोलन खत्म करें। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि किसान आंदोलन खत्म करें और अपने घर जाएं। सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक समाधान के लिए तैयार है। इसके साथ ही तोमर ने पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के बयान का स्वागत किया है, जिसमें एनसीपी नेता ने कहा कि कृषि कानून को बदलाव की बजाय उसमें कुछ बिंदुओं में बदलाव किया जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि शरद पवार अनुभवी नेता हैं और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं।
भारत सरकार उनके बयानों का समर्थन करते हुए कानून के कुछ बिंदुओं पर बदलाव करने को तैयार है। तोमर का कहना है कि भारत सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से 11 बार बातचीत कर चुकी है और इस समस्या में समाधान के लिए आज भी तैयार है। इससे पहले ग्वालियर के केंद्रीय कृषि मंत्री और कानून किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और इनको वापस लेने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन इन किसानों के अलावा किसी और प्रस्ताव को लेकर आते हैं तो केंद्र सरकार बात करने को तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र नए कृषि कानूनों किसानों की जिंदगी को क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है और उनको 30 वर्षों की मेहनत के बाद कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इनको बनाने में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी प्रयास किए हैं। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि नशा मुक्ति को लेकर के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ कलेक्टर पीयूष समरिया की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ, तो वहीं एसपी अनिल बेनीवाल, एसडीएम और डिप्टी एसपी भी इसमें शामिल रहे। साथ ही साथ मनोचिकित्सक भी कार्यशाला में पहुंचे हैं, तो वहीं जिला और नशा मुक्ति को लेकर के इस ओर चर्चा की गई। वहीं देश भर में मानसून की देरी की वजह से एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में अगर बात करें तो मानसून के आने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून में देरी और तपती गर्मी झेल रहे उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राज्यों के अगले 2 दिन और मुश्किल रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अगले 2 दिन तक भीषण लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से चल रही गर्म पछुआ हवाएं चलने से के कारण इन इलाकों में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। बता दें कि इन राज्यों में तपस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मानसून की पहुंचने से देरी हो सकती है। मौसम विभाग पिछले 2 हफ्ते से कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून के पहुंचने में देरी होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि अगले 24 घंटे में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज गरज और चमक देखी जा सकती है। गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इसके बावजूद लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। टोंक के देवली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 2 कृषि पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं ग्रामीणों ने की थी मुख्यालय पर नहीं मिलने की शिकायत। साथ ही साथ शिवजीलाल वर्मा कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत नासिरदा एवं कल्पना मीणा कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत थावला को नोटिस दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर कल भारी संख्या में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन मामला अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इतने भारी संख्या में पुलिस की छापेमारी का क्या कारण है। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी की बेटी ने सीएए के विरोध कर रहे लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया था। लोग कहीं न कहीं इस पूरे मामले को उस कांड से जोड़ के देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुनव्वर राना की बेटी और उनके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुनव्वर राना के घर पुलिस ने दबिश की है। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का कहना है कि रात में अचानक से कम 100 पुलिस वाले घर में दाखिल हुए और अफरा तफरी मच गई। सुमैया राना का यह भी कहना है कि पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। सुमैया राना ने फेसबुक पर लाइव होकर पुलिस की छापेमारी की वीडियो भी शेयर की है। ज्ञात हो कि अभी हाल ही में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर कुछ बदमाशों ने गोलियां बरसाई थी। यह घटना 28 जुलाई को रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में त्रिपुला चौराहे पर हुई थी। इस घटना में कुछ बाइक सवार ने पेट्रोल पंप के पास फायरिंग की। वहीं गोलीबारी में 2 गोली तबरेज राना की गाड़ी में लग गई। हमले के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि बिना ऑफिशियल नोटिस के इतनी भारी संख्या में पुलिस घर में दबिश कैसे दे सकती है। ज्ञात हो कि यूपी के रायबरेली में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना पिछले काफी समय से अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहे हैं।
उनकी बेटी सुमैया राणा महिला एक्टिविस्ट के तौर पर काफी सक्रिय हैं। सीए के मुद्दे पर सुमैया राणा ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था और वह खुद भी धरने पर बैठी थी। लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं, पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मनोवराना इस बिकरू कांड। राजस्थान कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हां, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें राजस्थान कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध रूप से आयात तरबूज के बीजों को सीज किया गया। सूडान से 20 कंटेनर में थार ड्राइव पोर्ट जोधपुर लाए गए थे बीज, तो वहीं 360 टन तरबूज के बीज की कीमत 1.66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही साथ कस्टम आयुक्त सुभाष चंद्र अग्रवाल की बड़ी कार्रवाई। वहीं आउटडोर विज्ञापन साइट्स के लिए विज्ञापन की अवधि को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार ने 6 माह के लिए बढ़ाई है। साथ ही साथ स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को आदेश भी जारी किए हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के देखते हुए सरकार ने अवधि को बढ़ाया गया और वहीं बड़ी अवधि के लिए विज्ञापन एजेंसियों को नहीं देना होगा लाइसेंस शुल्क। गढ़साना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आधा दर्जन युवकों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। घायल व्यक्ति का अस्पताल के अंदर इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं पुलिस ने 3 युवकों को राउंड अप किया। साथ ही साथ 2 दिन पहले मामूली बात को लेकर के कहासुनी हुई थी, तो वहीं बस स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। वहीं किशनगढ़ से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि किशनगढ़ विधानसभा के भाजपा नेता विकास चौधरी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर विकास चौधरी के जन्मदिन पर भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं विकास चौधरी ने सुबह से ही गौसेवा एवं मंदिर दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंचे हैं। वहीं भाजपा नेता सुरेश सिंह रावत, भागीरथ चौधरी एवं भंवर सिंह पलाड़ा सहित दिग्गज नेताओं ने विकास चौधरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। कोरोना महामारी से जहां एक तरफ पूरा भारत जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस जंग को जीतने के लिए लोगों की वैक्सीन के प्रति जागरूकता बहुत अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लोग वैक्सीन लगाने पर उतारू हो रहे हैं, ऐसे में एक भयावह घटना सामने आई है, जिसके बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देख करके चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एक वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों के बीच वैक्सीन लगाने को लेकर हाथापाई हो गई। देश में कोरोना वायरस महामारी की लहर अभी जारी है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के एक टीकाकरण केंद्र से भयावह या फिर कह सकते हैं कि हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बीते 10 दिन पहले राज्य ने टीकाकरण करने के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड कायम किया था। अब वहीं से महामारी और भगदड़ मचने की जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर भारी भगदड़ मच गई। टीकाकरण केंद्र में घुसने के लिए ऐसी होड़ मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। घटना कैमरे में भी कैद हुई है। गनीमत रही कि भगदड़ में कोई हताहत नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के लोदीखेड़ा गांव में गुरुवार को 200 टीके ही उपलब्ध हो पाए थे, जबकि टीकाकरण केंद्र के बाहर लगभग 2000 लोग एकत्रित थे। सुबह से ही लोग कतार में खड़े थे। बताया जा रहा है कि केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का में जो उपहार हमें दिया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।